हेलो एवरीवन, सभी मित्रों को मेरा नमस्ते और जय श्री राम। मित्रों, गणित की इस पाठ योजना को तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी के। सबसे पहले जो आपकी दैनिक पाठ योजना डायरी है उसके ऊपर ही ऊपर आपको पाठ योजना का क्रमांक लगा लेना है, जो भी आपकी पाठ योजना का क्रमांक है। उसके पश्चात आपका जिस विद्यालय में बीएड या बीएसटीसी का प्रशिक्षण प्रोग्राम चल रहा है उस विद्यालय का आपको नाम लिख देना है। जिस दिनांक को आप पाठ योजना तैयार कर रहे हैं वो दिनांक आ जाएगी। विषय हो जाएगा आपका गणित। और जिस कक्षा की आप पाठ्य योजना तैयार करें वो कक्षा, तो आज अपन कक्षा 6 की पाठ्य योजना तैयार करेंगे तो कक्षा 6 हो जाएगी। आज का जो अपना प्रकरण है, जिस प्रकरण के ऊपर आज अपन पाठ्य योजना बनाने जा रहे हैं वो है बीजीएस सर्वसमीकरण। तो इस प्रकरण के ऊपर आज अपन पाठ्य योजना तैयार करेंगे। समय अवधि हो जाएगी आपकी 35 मिनट। मित्रों, अगर आपको गणित विषय या अन्य विषय से संबंधित और भी पाठ्य योजना की आवश्यकता हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल के पेज पर जाएं। वहां पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, उस प्लेलिस्ट के अंदर आपको गणित एवं अन्य विषय से संबंधित पाठ्य योजनाएं उपलब्ध हो जाएगी। मित्रों, इसके पश्चात आपको हेडिंग लगा लेनी है शिक्षण के उद्देश्य। तो शिक्षण के उद्देश्य के अंदर आपको 3 कॉलम बनाने। पहला है क्रम संख्या, दूसरा है विशिष्ट उद्देश्य, तीसरा अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण के उद्देश्य से तात्पर्य ये है कि छात्र, अध्यापक द्वारा, शिक्षक द्वारा जब बच्चे को शिक्षण करवाया जाता है तो इस शिक्षण से बच्चे के अंदर क्या परिवर्तन होगा, या बच्चे के अंदर आप शिक्षण करवाइए क्या परिवर्तन लाना चाह रहे हैं, वही आपके शिक्षण के क्या हो जाएंगे उद्देश्य। पहला उद्देश्य ज्ञानात्मक। तो ज्ञानात्मक ज्ञान जो परिवर्तन होगा वो लिखेंगे आप। विद्यार्थी बीजीय सर्व समीकरणों के बारे में प्रत्याभिज्ञान और प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा है अवबोध। विद्यार्थी सर्व समीकरणों से संबंधित ज्ञान, स्पष्टीकरण, तुलना, वर्गीकरण, उदाहरण दे सकेंगे। तीसरा है ज्ञान उपयोग। विद्यार्थी सर्व समीकरणों सीखे गए ज्ञान का दैनिक जीवन में उपयोग कर सकेंगे। चौथा है कौशल। विद्यार्थी सर्व समीकरणों से संबंधित चार्ट, मॉडल आदि बना सकेंगे। इसी प्रकार पांचवा आता है अभिरुचि और छठवा आता है अभिवृत्ति। तो आपको ये जो 6 के 6 शिक्षण के उद्देश्य हैं, इन 6 के 6 शिक्षण के उद्देश्यों को ध्यानपूर्वक लिख लीजिएगा। इसके पश्चात में आपकी जो अगली हेडिंग होगी वो हो जाएगी आपकी सहायक सामग्री। तो हेडिंग लगा लीजिए सहायक सामग्री। उसके अंदर आप चौक, डस्टर, लपेट प्लग, अन्य कक्षा उपयोगी समग्र सामग्री किसमें आ जाएगी? सहायक सामग्री में। शिक्षण विधि जो है आपकी व्याख्या विधि का उपयोग किया ही जा रहा है। पूर्व ज्ञान में आप लिखेंगे विद्यार्थी बीजीय सर्व समीकरणों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका पूर्व ज्ञान। आपकी नेक्स्ट हेडिंग आती है वो है आपका प्रस्तावना प्रश्न। हेडिंग लगा लीजिए प्रस्तावना प्रश्न, और इसके अंदर आपको 3 कॉलम बना। पहला है क्रम संख्या, दूसरा है छात्र अध्यापक क्रिया, तीसरा है विद्यार्थी क्रिया। प्रस्तावना प्रश्न लिखने से पहले थोड़ा समझ लीजिए कि होता क्या है। प्रस्तावना प्रश्न से तात्पर्य ये है कि छात्र, अध्यापक अथवा शिक्षक द्वारा बच्चों से प्रश्न किए जाते हैं। इसमें आप कम से कम 4 प्रश्न और अधिक से अधिक 6 या 7 प्रश्न छात्र, अध्यापक, अध्यापिका द्वारा किए जा सकते हैं और बच्चों द्वारा इन प्रश्नों के उत्तर दे दिए जाते हैं। जो आप प्रश्न करेंगे वो प्रश्न किसी भी प्रकरण से संबंधित हो। जरूरी नहीं कि आप जो प्रकरण पढ़ा रहे हो उससे संबंधित प्रश्न आप पूछे, लेकिन आपको एक बात ध्यान में रखनी है, आप इन सभी प्रश्नों को जोड़ते हुए अंत के अंदर आप जो प्रकरण पढ़ा रहे हो उस प्रकरण के ऊपर आपको प्रश्नों को जोड़ते हुए बच्चों को लेके जाना। अंत में आपके द्वारा एक समस्यात्मक प्रश्न पूछा जाएगा, जो कि बच्चे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे तो प्रकार से समस्या खड़ी हो जाएगी, तो इस समस्या का समाधान आप छात्र अध्यापिका द्वारा किया जाएगा। तो आपका जो अगला हेडिंग होगा वो हो जाएगा आपका उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन लगा के इसमें लिखेगा विद्यार्थियों, आज हम बीजीय सर्व समीकरणों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका प्रस्तावना प्रश्न एवं उद्देश्य कथन। इसके पश्चात जो नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी वो है आपका प्रस्तुतिकरण। तो प्रस्तुतिकरण लगा लीजिए, और प्रस्तुतिकरण के अंदर आपको 5 कॉलम बना लें। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया, सहायक सामग्री और श्याम पट कार्य। इस तरह से आपको एक कॉलम बनाने के पश्चात में जो शिक्षण बिंदु वाला कॉलम है उसके अंदर आपको पहला शिक्षण बिंदु लिखना है बीजीय सर्व समीकरण। तो इसके विकासात्मक प्रश्न आप लिख लीजिएगा। इसके पश्चात आता है इसका छात्र अध्यापक कथन। तो छात्र अध्यापक कथन में आप लिखेंगे यदि एक्स व वाई तथा जेड बीजीय चर हो तो बीजीय सर्व समीकरण इस प्रकार है। तो पहले सर्व समीकरण आप लिखेंगे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपकी पहली सर्व समीकरण। द्वितीय सर्व समीकरण एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस का वाई स्क्वायर। तीसरी सर्व समीकरण आती है एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई कोष्टक एक्स माइनस वाई। चौथी आती है एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। इसको आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी अंडर कोष्टक में एक्स बाहर प्लस ए बी। चौथी आती है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर बराबर 2xy प्लस 2y जेड प्लस 2zx। इनका प्रयोग तो इस प्रकार से हो जाएंगे आपकी ये सर्व समीकरण। इनका प्रयोग बीजीय व्यंजकों के गुणनफल में भी किया जाता है। तो ये जो आप मैंने सर्व समीकरण बताया इनका प्रयोग किस में किया जाता है? बीजीय व्यंजकों की सर्व समीकरण में इनका प्रयोग किया जाता है। जो इसकी सहायक सामग्री है
उस सहायक सामग्री के अंदर देखिए मैंने बीजीय सर्वसमीकाओं का एक चार्ट बना दिया है, जिसके अंदर मैंने बहुत सारी सर्वसमीकाएं लिख दी। तो आप इन सारी सर्वसमीकाओं को इन चार्ट के माध्यम से लिख लीजिए। श्यामपट्ट कार्य के अंदर आप ये सर्वसमीकाएं लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आपको अलग चीज़ लिखें, लेकिन इस प्रकार से आपको इन सारी चीज़ों को लिख लेना है जिस प्रकार से मैंने बताया। इसके पश्चात आते हैं इसके बोध प्रश्न। तो आपको बोध प्रश्न लिख लेने हैं। मैंने एक बार बता रहा हूँ, जो बोध प्रश्न है वो छात्र अध्यापक के द्वारा पूछे जाते हैं और इसलिए पूछे जाते हैं ताकि बच्चों का ध्यान पढ़ाए गए पाठ से इधर उधर या पढ़ाए गए प्रकरण से इधर उधर भंग नहीं हुआ, उनका ध्यान उसमें लगा रहे, इस वजह से ये प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके पश्चात आपको अगले पेज पर जो द्वितीय शिक्षण बिंदु लिखना है वही 5 कॉलम बना लीजिए, और जो द्वितीय शिक्षण बिंदु आप लिखेंगे वो है गुणनफल एवं गुणनफल के उपयोग। जो बीजीय सर्वसमीकाओं के गुणनफल है उनका उपयोग कैसे किया जाता है वो सारी चीज़ें आप इसमें लिखेंगे। तो इसके जो विकासात्मक प्रश्न है उन विकासात्मक प्रश्नों को आप लिख लीजिए। जिससे मैंने प्रश्न पूछे x² - 4 का गुणनखंड क्या है, तो बच्चे उत्तर देंगे इसका गुणनखंड x+2 x+2 इस प्रकार से होगा। 102 101 का गुणनफल क्या होगा, तो बच्चे इसका उत्तर दे देते हैं। इस प्रकार से आपको सारे विकासात्मक प्रश्न लिख लेने। ये विकासात्मक प्रश्न लिखने के बच्चे छात्र अध्यापक कथन वाला कॉलम है, इसके अंदर आप उदाहरण के माध्यम से समझाएंगे। सीधा गुणन करके 108 व 106 का मान ज्ञात कीजिए। तो सीधा गुणन करके 108 106 का मान ज्ञात करेंगे, तो इस प्रकार से आप इसको सोल्व कर लेंगे। 105 × 106 बराबर 100 + 5 भी क्या होता है 105। तो देखिए इसके अंदर 100 + 5 106 + 5, इसके अपन आराम से लिख सकते हैं। x² प्लस मतलब जो x² जिसे लिख सकते हैं इस वाले को x² + a + b। तो इस प्रकार से इसको सोल्व किया जा सकता है, क्योंकि अपने पास सर्वसमीका बन रहती है x + a x + b, वो वाली सर्वसमीका के हिसाब से इसको अपन सोल्व करेंगे। तो आप जैसे इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करते हैं आपको 10,000 + 1100 + 30। तो इससे करते हैं आप इसको जोड़ेंगे तो 11,130 कुछ आंसर आएगा इसका। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा इसका आंसर। इसके पश्चात आते हैं इसकी सहायक सामग्री। सहायक सामग्री के अंदर चाहे तो आप चार्ट बना सकते हैं, लेकिन मैंने उदाहरण दिया था समझाया था इसमें कोई चार्ट की ज़रूरत नहीं है। तो इसका जो श्यामपट्ट कार्य है उस श्यामपट्ट कार्य को देखिए मैंने किस प्रकार से श्यामपट्ट कार्य मैंने किया है, या उस सवाल को मैंने सोल्व किया है। तो उसी प्रकार एक और सवाल मैंने किया है, तो वो आपका किस में आ जाएगा श्यामपट्ट कार्य के अंदर आ जाए। तो इस प्रकार से आपको ये श्यामपट्ट कार्य परिपूर्ण कर लेना। ये श्यामपट्ट कार्य परिपूर्ण करने के पश्चात में आपकी जो नेक्स्ट हेडिंग आती है वो है आपके बोध प्रश्न। तो बोध प्रश्न आप लिख लीजिएगा जिस प्रकार से मैंने बोध प्रश्न लिखे हैं। तो मित्रों इस तरह से आपकी जो पाठ योजना है वो यहीं पे समाप्त होती है, लेकिन उससे पहले आपको हेडिंग लगा लेनी है मूल्यांकन प्रश्न। तो हेडिंग लगा लीजिए मूल्यांकन प्रश्न। तो मूल्यांकन प्रश्न जो होते हैं वो छात्र अध्यापिका द्वारा पूछे जाते हैं, और इसलिए पूछे जाता है कि उसने जो पाठ बच्चों को पढ़ाया है वो बच्चों ने सीखा है अथवा नहीं सीखा है, तो उन्होंने कितना ग्रहण किया है या कितना उनके द्वारा सीखा गया है या उसके द्वारा सिखाया गया कितना सार्थक रहा है। तो इस बात की प्रतिपुष्टि या फीडबैक लेने के छात्र अध्यापकों द्वारा ये मूल्यांकन प्रश्न किए जाते हैं। तो आप सभी इन मूल्यांकन प्रश्नों को लिख सकते हैं। इसके पश्चात जो आपकी नेक्स्ट हेडिंग आती है वो आपका गृह कार्य। तो बच्चों को आप गृह कार्य दे दीजिए ताकि बच्चे घर पे जाकर अपने खाली समय का सदुपयोग कर सके। और गृह कार्य भी आपको ऐसा देना है जिस घटना के स्तर से आपने बच्चों को अध्ययन करवाए उस घटना के स्तर के आधार को ध्यान रखते हुए आप बच्चों को गृह कार्य दे दीजिए, ताकि घर पे जाके अपने खाली समय का सदुपयोग आसानी से कर सके एवं कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकें। मित्रों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मित्रों सब्सक्रिप्शन का कोई भी चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और जो घंटी वाला आइकन है उसको ऑन कर लें ताकि जब भी कोई भी वीडियो या नोटिफिकेशन डले तो आपको सूचना सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर